हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं एक आवाज स्नेहा। अगर आपको जीडीपी देखनी है, अगर आपको जीडीपी की कोई रिपोर्ट चेक करनी है तो आप किसी रिपोर्ट या किसी आंकड़ों पर ना जाइए, बल्कि अपने आसपास देखिए कि क्या हो रहा है और इसी से अंदाजा लगाइए। ये भी कहना मेरा नहीं है, बल्कि ये कहना है सामाजिक अर्थशास्त्री मनीष हिंदवी जी का, जो हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से जीडीपी को हमें देखना चाहिए और अभी की जीडीपी की व्यवस्था क्या है, इस पे मैं चाहूँगी थोड़ा सा। मेरा हमेशा से ये मानना रहा कि अगर देश के वास्तविक आर्थिक हालात समझने हो तो आंकड़ों की दुनिया से बाहर आइए, अपने अगल बगल देखने और समझने की कोशिश करिए। क्योंकि जीडीपी बेसिकली क्या बताता है, आपके आंकड़े ही तो बता रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो 100 इंडस्ट्रीज जो ऊपर के लोग हैं उनका 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 टर्नओवर बढ़ गया, आपकी जीडीपी बढ़ गई। लेकिन क्या देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, क्या गरीबी कम हुई, हमको ये भी तो देखना होगा। क्या लोगों के हालात, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुछ परिवर्तन आया? अगर नहीं आया तो वैसे तो इस कोरोना काल में जब पिछले 1.5 साल में लाखों लोगों की नौकरी चली गई और बहुत सारे लोग परेशान रहे, आधी नौकरियों पर काम, आधी तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं, तो मुकेश अंबानी की वेल्थ बढ़ गई है। तो क्या मुकेश अंबानी की वेल्थ को बढ़ने को और भारत की वेल्थ मान ली जाए? ये मान लिया जाए कि भारत के सारे लोगों के हालात बेहतर हो गए? ऐसा नहीं है। तो हमको बेसिकली अपने अगल बगल देखकर चीज़ों को समझना ज़्यादा अच्छा होगा बनस्पत आंकड़ों को पढ़ने जी, तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम आप देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं। क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे आने वाले समय में महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा? देखिए, पेट्रोल डीजल जो अभी तो खैर बहुत सारा राष्ट्रवाद एक तरीके से हवा में घूम रहा है। लोगों से बात करिए तो कहने लगते हैं कि भाई टैक्स कैसे पूरा होगा। तो इस कोरोना काल की बात मत करिए, आप लगातार पिछले 7 साल की बात करिए। 7 सालों में कभी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो बढ़ती ही रही। एक्साइज जो 9 रुपया हुआ करता था वो 32 रुपया पहुँच गया। लगातार एक्साइज बढ़ाया गया, 15-16 बार क्रमशः बढ़ाया गया। क्रूड की कीमतें बहुत कम रही इधर तो अभी तो 74-75 पहुंच गई, वरना बीच में 44-45 तक भी पहुंची थी। लेकिन कभी क्रूड की कीमत कम होने का फायदा आपको नहीं दिया गया। तो सरकार ने पिछले 7 सालों में टैक्स के रूप में, राज्य सरकारों ने वैट के रूप में और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज के रूप में पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बहुत पैसा कमाया है। मतलब उसका कोई और छोर नहीं है। तो वो जो तमाम आप तर्क सुनते हैं कि वो ऑयल बॉन्ड पिछली सरकार छोड़ गई और ये सबका कोई मतलब नहीं। सरकार ने बहुत पैसा कमाया है। लेकिन इसको आप दूसरे नज़रिए से देखिए तो हुआ क्या कि इस सरकार ने आते ही 2 बड़े डिसीजंस ले लिए। एक तो लिया नोटबंदी का और एक लिया जीएसटी लागू करने का। नोटबंदी मेरी नज़र में अच्छा फैसला नहीं था, ठीक है, उससे इकोनॉमी जो हमारी थी वो डिरेल हुई। और दूसरा जो जीएसटी था वो बेहतर फैसला था, लेकिन वो गलत तरीके से लिया गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत था। तो उसका नतीजा क्या, इन दोनों फैसलों ने भारत की अर्थव्यवस्था को डिरेल किया। और वो जो डिरेलमेंट था वो हम आज तक संभाल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अभी हम स्लो इकोनॉमिक स्लोडाउन से गुजर ही रहे थे, तब तक कोरोना आ गया। भारत में ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन सिर्फ कोरोना की वजह से आ गया। कोरोना के पहले भी इकोनॉमिक स्लोडाउन था। मतलब जिस समय आप मार्च के अगर वो देखिएगा, मार्च में जब से कोरोना भारत में शुरू हो रहा है, उसके पहले लगातार 9 क्वार्टर से इकोनॉमी स्लोडाउन की तरफ गिर रही थी। ऑटो सेक्टर में स्लोडाउन था, यानी बहुत सारी जो चीजें थी वो परेशान कर रही थी, ठीक है ना। तो पिछले कोरोना जब आया है उसके पिछले 9 क्वार्टर से इकोनॉमी गिर रही थी स्लोडाउन की तरफ से। तो मैंने कहा ये 2 बड़े फैसले थे। इसने क्या, अच्छा उसका भी कारण हमको समझना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि हम बेसिकली इनफॉर्मल इकोनॉमी, ठीक है ना, असंगठित क्षेत्र की इकोनॉमी है। छोटी छोटी जो फर्में हैं और बहुत सारा लिखत पढ़त में नहीं, वो कैश में ट्रेड करते हैं, ऐसे ही रही इकोनॉमी हमारी। मैं चाहता हूँ कि उसमें बदलाव हो, ठीक है, लेकिन बदलाव एक दिन में नहीं होगा और बंद कर देने से नहीं होगा।
या एक्सट्रीम डिसीजन लेने से नहीं हो पाएगा। बदलाव धीरे धीरे होगा, स्लोली होगा, क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि इकोनॉमी, अगर आपकी पूरी इकोनॉमी का 85% इनफॉर्मल इकोनॉमी में है तो उसको फॉर्मलाइज करने में आपको वक्त लगेगा। अगर आप ये सोचने कि मैं एक ही दिन में कर दूंगा तो नहीं होगा। और डीमोनेटाइजेशन आपने क्या सोच के कर दिया था कि वो सारा पैसा जो नंबर 2 में वो ब्लैक में कैश में घूम रहा है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि 3% कैश में होता है, लेकिन हमने डिमोनेटाइजेशन लागू कर दिया, उसने इकोनॉमी को डिरेल। आप यही अगर की बाजार में चले जाइए, पूरी की पूरी कैश में ट्रेड करती है, तो सब चोर थोड़ी हैं, व्यापारी हैं, ट्रेड करते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी को हमको जब बदलना होगा तो वो बदलाव स्लो होंगे, ठीक है ना। और हमको रिफॉर्म की जरूरत है, एक्सट्रीम स्टेप्स की जरूरत नहीं है। यही जीएसटी के साथ हुआ। जीएसटी में आप एक दिन में बदलाव पर आमादा हो गए, क्या एक दिन में बदल जाएगा सर? नहीं बदलेगा। जीएसटी में एक साल के अंदर 358 बदलाव करने पड़े। आपने कैसे व्यापारियों से बात करके कौन से नियम बना दिए थे कि एक साल में 358 अमेंडमेंट करने पड़े आपको? अब ये तो 2 बड़े फैसले थे, इसने किया क्या कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को डिरेल कर दिया, और हम वही डिरेलमेंट झेल रहे थे। तब तक तो कोरोना आ गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो फैसले थे वो गलत थे। हाँ, वो आर्थिक फैसले मेरी नजर में वो बड़े एक्सट्रीम फैसले थे। अब आप बैंकों को लेके देख लीजिए, मतलब बैंकों में सरकार को लेके पता नहीं क्या है, जो बैंकों का मर्जर हो रहा है या बड़े बैंक बनाए जा रहे हैं, इनको प्राइवेटाइज के, मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इस देश को एक तरीके से, जिसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, वित्तीय समावेश, वो दिया है। आम आदमी तक बैंक को पहुंचाया। आप कभी अपने घर में, जैसे मेरे पिताजी या आप अपने आप दादाजी से पूछिए तो वो बताएंगे कि एक दौर था कि बैंक तो सेठों के लिए हुआ करता था, मसनद बिछे रहते थे और सब बड़ा स्वागत होता था, पानी लेकर दौड़ता था, बड़े लोग आया करते थे। फिर नेशनलाइजेशन हुआ, फिर बैंक गांव तक पहुंच गए, आम आदमी तक पहुंच गए। जिसको 500 रुपया निकालना और रखना वो भी बैंक जा रहा है। हमने इसको कहते हैं वित्तीय समावेश। हर आदमी को बैंकिंग सिस्टम में शामिल कर लेना। आप प्राइवेटाइज कर देंगे, फिर वो कहेंगे कि हम 10,000 से कम रखेंगे नहीं। फिर वो कहेंगे अगर आपको लॉकर हमारे क्या लेना है तो आपको हर साल आपको 15-20 हज़ार रुपए देने पड़ेंगे। तो आम आदमी की पहुंच से बैंक बाहर चले जाएंगे। तो पीएसबीज को लेकर जो आपकी पॉलिसीज है वो बहुत एक्सट्रीम है। जरूरत नहीं, हमको रिफॉर्म की जरूरत है, हमको बैंकों को ऑटोनॉमी देने की जरूरत है, हमको काम करने का लिए और सहूलियतें देने की जरूरत है। और हम उल्टा क्या कर रहे हैं, हमको मर्ज कर देंगे, बड़ी एंटिटीज बना देंगे, कुछ को प्राइवेटाइज कर देंगे। नहीं, हमको भारत के जो मूल स्वभाव है उसको समझते हुए आर्थिक बदलाव करने की जरूरत है। तो जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, बैंकों का ही नहीं, अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें, रेलवेज में बात करें, तो इनका भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। देखिए, मैं एयरपोर्ट्स पे बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एयरपोर्ट हमारे पूरी अर्थव्यवस्था के कुछ एयरपोर्ट्स और हवाई जहाज वो 2%, 3% लोग इस्तेमाल करते हैं जो उसको पे कर सकते हैं। नहीं, वो मेरा सवाल नहीं था। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं भारतीय, फिर मैंने अर्थव्यवस्था से जोड़कर और लोगों के मूल स्वभाव से जोड़ते हुए मैं आपको जवाब दूंगा। तो मैं उसके लिए बहुत परेशान नहीं रहता। हालांकि कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन के अभी भारत में मैं सख्त खिलाफ हूँ, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की मैं एकदम 100% खिलाफ हूँ। भारतीय रेल, मतलब आप सोचिए, मैं यहाँ से गोंडा जाना चाहता हूँ 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, जिस पैसे में रेलवे हमको गोंडा पहुँचा देगा उसमें हमको रोडवेज भी नहीं पहुँचा पाएगा। भारत को जोड़ने में रेलवे की भूमिका है, आम आदमी को सहूलियत देने में, आम आदमी को ट्रेवल देने में रेलवे की बड़ी भूमिका है। हमको सरकार को एक बात को समझना पड़ेगा कि जो आम आदमी है वो अभी पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार नहीं है। सरकार को इस बात को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, आप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, अच्छा है, चलिए आप बेहतर कर रहे हैं। वो थोड़े बहुत पैसे को हालांकि फिर भी मैं बहुत सहमत इसलिए नहीं रहता हूँ क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है वो भी एयरपोर्ट से ट्रैवलिंग शुरू कर दी थी उसने। लेकिन अगर एक फिर महंगा हो जाएगा तो फिर उनके रीच के बाहर आ जाएगा। तो इन चीज़ों को बचाते हुए, कॉस्ट कंट्रोल करते हुए, मतलब हमने कहा अभी हम 100% प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं तैयार है। देश में अभी मैं आपके आने के पहले एक आवर वर्ड इन डेटा में देख रहा था, डेटा देख रहा था, तो 66,000 रुपये पर महीने, $30 पर डे की बात करते हैं कि अगर इतना है तो देश की क्या स्थिति है। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 99.5% लोग इसके नीचे हैं। 99.5% लोग 66,000 रुपये महीने नहीं कमा रहे हैं। ठीक है ना। अब इस देश के इस हालात में बैठे हुए हैं तो सरकार को कोई भी निर्णय लेते वक्त एक मेजॉरिटी पॉपुलेस के बारे में सोचना होगा। जब वर्ल्ड बैंक $1.25 और $2 पर डे की बात करता है गरीबी रेखा के लिए, यानी बमुश्किल 140, 150 रुपये, 150 रुपये के आसपास,
तो पता चलता है कि हमारी 40% पॉपुलेशन गायब हो जाती है, जो 200 रुपये नहीं कमा रही, 300 रुपये नहीं कमा रही। और मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले जिस डेटा की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे वाली, जो 2014 में आखिरी बार आया था, उस समय जब मैंने उस डेटा को एनालाइज किया था तो मैंने ये देखा था कि 10 से 15 हज़ार रुपये महीने कमाने वाले 75% वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी। जो हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है हमारी, उसका 75% जनसंख्या ऐसी थी जो 15,000 10,000 से नीचे कमा रही है। आप इन्फ्लेशन को जोड़ लीजिए तो 20,000 के आसपास वो लोग होंगे। हालांकि पिछले 7 साल में इकोनॉमी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाई है, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए 20,000। तो अगर आपकी 75% कार्यशील जनसंख्या 75% के नीचे है, तो आपको ये समझना पड़ेगा ना 20,000 रुपये का क्या मतलब हो गया, 300 रुपया रोज। तो इस पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर पॉलिसीज को बनाना होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं सरकार के पॉलिसीज से आप सहमत नहीं हैं? इस सरकार की पॉलिसी की जो सबसे बड़ी कमी मुझे दिखाई पड़ती है, मैं उनकी मंशा पे सवाल नहीं उठाता, तो सबसे बड़ी कमी है ये एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, और मैं सख्त खिलाफ हूँ एक्सट्रीम स्टेप्स के। मैं चाहता हूँ रिफॉर्म्स हो, बदलाव हो धीरे धीरे, क्योंकि भारत जैसे देश में तेज बदलाव नहीं चलेगा। एक दूसरी बात जो हमें समझनी होगी, पता नहीं क्या कारण है, मैं समझ नहीं पाता। ये किसानों के लिए बिल बनाते हैं, किसान नाराज हो जाता है। ये जीएसटी बनाते हैं, व्यापारी नाराज होता है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं तो नीचे ग्राउंड लेवल पर से वो मैच नहीं करती है। तो या तो आप पॉलिसी बनाते वक्त जो कंसर्न पार्टीज हैं उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या तो आपके और उनके बीच में कोई भेद है, या आप जबरदस्ती जबरिया लागू कर देना चाहते हैं। ठीक है ना, जैसे डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर रघुराम राजन छोड़कर चले गए, फिर आप उर्जित पटेल को लाए और आपने लागू किया, और रघुराम राजन ने मना किया था। खैर ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं थी, लेकिन उन्होंने मना किया था, उनको आपने हटा दिया, उर्जित पटेल आ गए। तो ऐसी क्या बात है कि आपकी सारी पॉलिसीज आप बनाते हैं और जिसके लिए बनाते हैं वही नाराज हो जाता है। सरकार को सोचना चाहिए। मैं देखिए, गवर्नेंस जो है ना, मतलब सरकारें अहंकार से नहीं चलेंगी, सरकारें बहुत कूल माइंडेड होकर लोगों से जुड़कर उनके लिए अगर आपको काम करना है। मैंने मंशा पे सवाल नहीं उठाया। आपकी मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन आपके काम करने के तरीके से अगर लोग सहमत नहीं हैं, कम से कम, हालांकि आज की डेट में इलेक्शंस किस मुद्दों पर होते हैं आपको पता है, तो आर्थिक मुद्दे तो कहीं पीछे छूट जाते हैं, और भारत में वैसे भी विकास के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कहाँ कहीं चुनाव होते हैं। कभी चुनाव तो जब आता है तो मुद्दे बदल जाते हैं, बात कुछ और होती है, हो कुछ और और आगे आने वाले चुनाव में फिर कुछ और बात होती है। तो खैर ये तो बात चुनाव की होती है, लेकिन हमारी बात आज कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की है। तो क्या हम देखें आगे आने वाले समय में भारत और भी ज़्यादा कठिनाइयों से जूझेगा? देखिए, ऐसा इस वक्त तो पूरी दुनिया कठिनाइयों से जूझ रही है। तो अगर आप अभी हाल फिलहाल की बात करेंगी तो हमारी कठिनाइयाँ इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि मैंने आपसे कहा नहीं कि हम कोरोना शुरू होने के पहले भी पिछले 9 क्वार्टर का मतलब हो गया लगभग 2.5 साल से स्लो डाउन की तरफ थे। तो हम तो वैसे भी स्लो डाउन पे, तो कोरोना ने आकर हमको और परेशान किया है। तो आप ये मान कर चलिए कि हमारे लिए मुश्किलें दूर होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, लगभग कम से कम 5 साल। आम जनता मेरा अपना अंदाजा है कि 5 साल हमको इकोनॉमिक जो गति जिसमें हम पीछे हुए हैं उसको पकड़ने में लगेगा। और अगर बीच में, इस 5 साल के बीच में अगर सरकार द्वारा कोई ऐसा एक और फैसला, एक और ऐसी बात, एक्सट्रीम स्टेप जिसे आप कह रहे हैं, देखिए मेरा निवेदन है, हमेशा मैं हर जिस चैनल पर बैठता हूँ, जहाँ बात करता हूँ, मैं ज़रूर कहता हूँ कि अब भारत अभी एक्सट्रीम फैसलों के लिए तैयार नहीं है, एकदम कतई तैयार नहीं है। अभी हमको जो गाड़ी डीरेल हो गई है उसको वापस पटरी पर लाना है। तो अभी हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, और सरकारों को इस बात को समझना पड़ेगा कि जब तक इकोनॉमी अभी वापस पटरी पर ना आ जाए तब तक कोई अभी एक्सट्रीम फैसले ना लें। एक्सट्रीम फैसला ना लें, इसके साथ ही आम जनता को ध्यान में रखते हुए फैसले। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है। नहीं, आवाज़ एक्सट्रीम नहीं लेंगे तो आप उनको ध्यान में रख के ही फैसले लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार को देश की व्यवस्था सुधारनी है तो पहले अपनी व्यवस्थाओं को सुधारना पड़ेगा, आम जनमानस से बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मुझे लगता है पॉलिसीज उन्हीं के लिए बनाई जाती है, उनको ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। जिस पार्टी जिन लोगों के लिए आप बना रहे हैं उनको ध्यान में रखकर पॉलिसीज को बनाएं। और मैंने कहा नहीं कि 70 साल से ये देश तरक्की के ही रास्ते पर है। ये कह देना कि कभी तरक्की ही नहीं हुई, ये तो गलत होगा। हमने लगातार एक स्टेप हम आगे ही बढ़े हैं। और जैसे आप देखिए, आप ऑनलाइन ट्रेड की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, मुझे याद आता है कि आज से लगभग
14-15 साल पहले अगर आपसे कोई आप ऑनलाइन सामान मंगा लो तो आप बड़े घूट के उसको देखते थे ये बात क्या कह रहा है। बहुत छोटी हिस्सेदारी ई कॉमर्स में लोगों की हुआ करती थी। क्या किसी सरकार ने कोई पॉलिसी चलाई, कोई नियम चलाया, कोई किसी से ज़बरदस्ती की? नहीं, अपने आप क्रमशः धीरे धीरे देखिए अब ऑनलाइन ट्रेड बढ़ गया। मैं घर पर मेरे जैसा आदमी, मैं अमेजन प्राइम मेंबर भी हूँ, फ्लिपकार्ट से भी मंगाता हूँ, जबकि मैं अपनी तकनीकी रूप से अपने आप को बहुत एडजस्ट नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं मंगाता हूँ। तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया और अब एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है रिटेल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा ई कॉमर्स ने ले लिया। तो मैंने कहा नहीं, परिवर्तन, अगर कोई चीज़ वाकई इस दुनिया में स्थिर है तो वो है परिवर्तन, क्योंकि वो लगातार होता रहता है ना। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, चेंज तो होना ही होना है। सरकार को उन चेंजेस को बढ़ाना है रिफॉर्म के द्वारा। जैसे मैंने बैंकिंग की बात करी कि हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, वहाँ पर हमें समस्याओं को आइडेंटिफाई करके उन्हें दूर करना है, यही सरकार का काम है। अर्थव्यवस्था बेहतर तरीके से चलती रहेगी। आप एक्सेसिव इंटरफियरेंस करेंगे और बहुत ही कड़े फैसले लेंगे तो आप फ़ायदा नहीं देंगे, नुकसान करेंगे। एक और आखिरी सवाल मेरा कि जिस तरीके से मतलब मैंने आपसे पहले भी बोला था प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो अभी तक जो रेल से या हवाई जहाज़ से या किसी भी सेक्टर से जो पैसा आता था उससे कहीं ना कहीं देश को सुधारने का काम किया जा रहा था। मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा, नहीं सहमत है, ठीक है। अभी तक खैर जो भी पैसा आया वो हुआ नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन अब जब सब कुछ प्राइवेट हो रहा है तब सरकार किस तरीके से काम करेगी? ये तो जो विकसित देश है वहाँ मैक्सिमम चीज़ें प्राइवेटाइज्ड हैं, तो काम तो करिए। सरकार का काम तो वैसे भी गवर्नेंस का है ना, नियम बनाने का है और सारे लोग उस नियम को फॉलो करें, लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, एक्सटर्नल एग्रेशन देखेगा। सरकार का तो काम ही यही है। जो आपने बात उठाई थी 1991 में जब प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई थी, तो उस वक्त डिसइन्वेस्टमेंट होता था, प्राइवेटाइजेशन नहीं होता था। हम अपनी जो सरकार की फर्में थी और जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको डिसइन्वेस्ट करते थे, एक हिस्सा शेयर का उनका बेच दिया करते थे। और ये पॉलिसी बनाई गई थी कि इस पैसे को जो बाकी बची इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बेहतर करने में लगाया जाए, जो लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बेहतर किया जाएगा। 96-97 के आसपास से डिसइन्वेस्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन में बदल दिया गया और आउटराइट सेल किया जाने लगा इंडस्ट्रीज़ का। उस समय भी ये बनाया गया था कि जो पैसा आएगा, इससे जो बाकी इंडस्ट्रीज बच जा रही लॉस मेकिंग सरकार की, उसको बेहतर किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि किसी भी सरकार ने ये नहीं किया, क्या कांग्रेस क्या भाजपा। जो प्रोसीड्स आते रहे उनका इस्तेमाल अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने में या अन्य जगहों पर किया गया। तो नतीजा क्या हुआ कि जो हमारी बेहतर इंडस्ट्री है वो तो हम बेचते रहे, जो बिक सकती थी, और जो घाटे वाली थी वो तो रखे रहे। तो अब नतीजा क्या होगा, एक समय के बाद आपकी सारी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज बिक जाएंगी। अभी तो गनीमत ये है कि 240 इंडस्ट्रीज आपके पास हैं, तो आपका 100 रुपये का घाटा हुआ तो 120 रुपये आपने प्रॉफिट भी कमा लिया बाकियों से, या 80 रुपये कमा लिया। तो अगर 120 कमाए तो 20 रुपये एक्सेल आ गया आपके, और 80 अगर आपने कमाए तो 20 का लॉस हुआ। अब आप ये सब प्रॉफिट वाली बेच दीजिएगा तो खाली घाटे वाली लेकर क्या करिएगा? तो सारा का सारा आपको पूरा करना पड़ेगा और घाटे वाली को खरीदेगा। पॉलिसीज पर क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है और पैसे का सही इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देश में हो पाएगा ये अगर हम आप चाहेंगे तो होगा। जिस दिन देखिए ऐसा होता है कि जो नेता है, राजनेता है, वो बहुत होशियार है। वो जानते हैं कि जनता का मूड क्या है, वो जानते हैं कि विकास के नाम पर कोई वोट नहीं देगा, शमशान कब्रिस्तान पर वोट होगा, हिंदू मुसलमान पर वोट होगा। सारी पार्टीज इसको करती हैं, सिर्फ भाजपा नहीं करती। भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, तृणमूल हो, सबके आप कोई मुसलमानों को अपीस करना चाहता है, कोई हिंदुओं को अपीस करना चाहता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति, हाँ, धर्म और जातियों के बीच में सिमट कर रह गई है और सारे लोग ये करते हैं। हम लोग उसी के आदी हो गए हैं। बदलाव कब होगा? जब हम चाहेंगे। सरकार के क्यों चाहेगी? सरकार तो भाई वो तो फायदा उठा रही है। शासक तो समझता है हमारे आपके मूड को। जिस दिन हम बदलेंगे, जिस दिन हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर ही वोट देंगे, इन्हें रोजगार दो तो वोट दो, महंगाई कंट्रोल करो तो वोट दो, अपने आप चीज़ें सुधर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी तमाम जानकारी हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो ये हमारे साथ मौजूद थे मनीष हिंदवी जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई। ये भी बताया कि किस तरीके से विकास तब होगा जब हम विकास के मुद्दों पर वोट देना शुरू करेंगे, हम विकास के मुद्दों पर बातचीत करें, हम रोजगार के मुद्दों पर बातचीत करें, तब हमारी सरकारें बदलेंगी, तब हमारी सरकार हमको लेकर काम करेगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें मेरे YouTube चैनल एक बार स्नेहा को। धन्यवाद।